Hi guys, welcome to this video. In this video, I'm going to be sharing with you the detailed prospect of GATE exam. नॉर्मली मार्केट में ये मिथ चलता है कि अगर आपको हायर स्टडीज परस्यू करना है तो गेट सिर्फ एमटेक और एमई का एवेन्यू खोल देता है आपके लिए, या फिर अगर आपको जॉब सेक्टर में जाना होता है तो सिर्फ पीएसयू का एवेन्यू खोलता है गेट के द्वारा. लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू बी सीइंग दैट देयर आर सेवरल मोर prospects and several more lucrative options, several more avenues that GATE will open for you once you do decent in GATE. Then in the second half of video, I'm going to be sharing with you that how much you need to score in GATE to get which opportunity. So we'll do that. Opportunity is to marks mapping in the second half of the video. So let's start with the detailed division of GATE prospects. Okay. The first subdivision is higher studies. Second जो डिविजन है जॉब सेक्टर. ठीक है, हायर स्टडीज से शुरू करते हैं. हायर स्टडीज में आपके पास द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जो ऑप्शन आता है वो है एमटेक या एमई का. MTech and ME are the same things. कुछ यूनिवर्सिटीज प्रेफर कॉलिंग इट MTech, the rest of them prefer calling it ME. They're the same things. इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 साल के लिए होता है, और इस टाइम के दौरान आपको एक स्टाइपेंड मिलता है, मंथली स्टाइपेंड ऑफ 12.4 थाउजेंड. ठीक है, तो अगर आपको MTech या फिर ME परस्यू करना है, they need to apply to separate universities separately. फिर अगर आपका शॉर्टलिस्टिंग हो जाता है, सो आइदर यू मे गेट डायरेक्ट एडमिशन और यू मे बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू और अ टेस्ट. दैट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट एंड इट वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर. दैट वाज अबाउट एमटेक एंड एमई. सेकेंड जो ऑप्शन आप सोच सकते हो इन द हायर स्टडीज कॉलम इज इंटीग्रेटेड एमटेक प्लस पीएचडी. ठीक है, what is the difference between doing MTech and then PhD separately with integrated MTech PhD? जब आप MTech करते हो, जो कि आप गेट एग्जाम के थ्रू जाते हो, वो 2 साल के लिए होता है. उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि PhD करना है तो आपको अलग से यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने होंगे. उसके डिफरेंट एडमिशन प्रोसीजर होगा, टेस्ट होंगे, इंटरव्यूज होंगे, वगैरह वगैरह. लेकिन अगर आप MTech प्लस PhD करते हो तो इसमें क्या होता है कि आप एक ही बार एडमिशन प्रोसेस के थ्रू जाओगे एमटेक के एडमिशन के टाइम. वंस यू फिनिश योर एमटेक आफ्टर 2 years, आप डायरेक्टली पीएचडी में स्विच ओवर कर सकते हो. तो आपका बहुत टाइम बचेगा एंड यू कैन स्टे फोकस्ड ऑन योर एकेडमिक्स. तो ये एडवांटेज है एमटेक प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड का ओवर डूइंग पीएचडी सेपरेटली. तो गेट के थ्रू आप ये देख सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी भी आपके पास आता है. तो अगर आप ये सोच रहे हो कि एमटेक के बाद हम पीएचडी करेंगे तो इंटीग्रेटेड पीएचडी वाला ऑप्शन आप देख सकते हो. थर्ड जो ऑप्शन आता है वो है डायरेक्ट पीएचडी. डायरेक्ट पीएचडी क्या होता है? अगर आप बीटेक लेवल पे हो तो बीटेक खत्म करने के बाद देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज एंड आईआईसी बैंगलोर व्हिच अलाउ यू टू परस्यू पीएचडी डायरेक्टली बाय बाईपासिंग द मास्टर डिग्री. कैसे? मानो कि अगर आपने ठान लिया है कि हमें पीएचडी ही करना है, एकेडमिक्स में ही रिसर्च करना है, तो अगर पहले से आप प्री डिसाइडेड हो, प्री डिटरमाइंड हो, देन यू कैन बाईपास दिस एमटेक एंड डायरेक्टली डू पीएचडी इफ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. जो बेसिक साइंस डिपार्टमेंट से होते हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उनको तो बीएससी के बाद एमएससी करना होता है टू गेट पीएचडी. लेकिन बीटेक में एक एडिशनल एडवांटेज होता है कि आप डायरेक्टली पीएचडी परस्यू कर सकते हो, और पीएचडी के दौरान आपको एक स्टाइपेंड मिलेगा, मंथली स्टाइपेंड, दैट इज अबाउट 31,000. एमटेक के टाइम आपको 12.4 मिलते थे, पीएचडी के टाइम आपको 31K मिलेगा. एंड सिमिलरली जब आप इंटीग्रेटेड एमटेक पीएचडी कर रहे हो, एमटेक के दौरान 12.5 और पीएचडी के टाइम 31. तो दिस वाज अबाउट योर डायरेक्ट पीएचडी ऑप्शन. ये वाला ऑप्शन भी आप कंसिडर कर सकते हैं. अगर मानो ऐसा होता है कि गेट का जो स्कोर है वो थोड़ा कम हो गया आपका, हो सकता है, लेट्स बी प्रैक्टिकल, कभी कभी होता है ऐसा,
लेकिन उसके बावजूद भी आप रिसर्च के बारे में पैशनेट हो, यू वांट टू परस्यू रिसर्च, तो बहुत सारे आईआईटीज में, एनआईसी बैंगलोर में, कभी कभी टॉप एनआईटीज में भी दे ऑफर यू जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक, इसको हम शॉर्ट में JRF भी बोलते हैं। ये JRF क्या होता है? ये JRF जो है, बहुत सारे आईआईटीज या फिर आईसी बैंगलोर में बहुत सारे प्रोफेसर्स ऐसे होते हैं जिनके अंडर में फंडेड प्रोजेक्ट्स रन होता है थ्रू आउट द इयर्स। तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ वन ऑफ दोस फंडेड प्रोजेक्ट्स। तो आपको अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है तो यू विल गेट अ एक्सपोजर टू रिसर्च ओरिएंटेड वर्क फॉर अ स्पैन ऑफ 2 to 3 years, एंड उस दौरान आपको तकरीबन 30K से ऊपर मिलेगा मंथली स्टाइपेंड। एंड ड्यूरिंग दिस स्पैन यू कैन गेट एक्सपोज टू डिफरेंट रिसर्च ओरिएंटेड वर्क। तो अगर आप ये खत्म करते हो तो इसके बाद R&D सेक्टर में आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगे। तो अगर वाकई में R&D परस्यू करने की आपकी इच्छा है तो ये JRF वाला जो ऑप्शन है बहुत सही ऑप्शन है आपके लिए। नॉर्मल जो कैंपस रिक्रूटमेंट हुए हैं वहां पर R&D में जाना थोड़ा जो चांस जो है बहुत ही कम है। आई एम नॉट सेइंग इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन चांसेस कम है। लेकिन यहां पर अगर आप ये कर रहे हो JRF वाला तो आपके पास एक्सपीरियंस है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, सो R&D में जाना आपके लिए काफी आसान होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो ऑप्शन है वो है एब्रॉड। मतलब गेट के थ्रू आप अब्रॉड भी अपना मास्टर्स जो है परस्यू कर सकते हो। देयर आर 2 German universities and 2 Singaporean universities जो कि आपके जो गेट स्कोर है उसको एक्सेप्ट करती है। अगर आपके पास 90 परसेंटाइल से ज्यादा है, नॉट परसेंटेज, परसेंटाइल, यूजुअली आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो इन यूनिवर्सिटीज में। देन अगर आप एडमिट होते हो, अगर आपको एडमिशन ग्रांट होती है आफ्टर इंटरव्यूज और टेस्ट, तो आप परस्यू कर सकते हो MS अब्रॉड और आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है उसके साथ साथ। तो हायर स्टडीज के बारे में हम एक बात अच्छे से समझ सकते हैं कि हायर स्टडीज पॉइंट नंबर 1 ये है कि सब्सिडाइज्ड होता है, उसके ऊपर आपको स्टाइपेंड मिलता है, कुछ भी आप करो आपको स्टाइपेंड मिलता है। तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल ऑनवर्ड्स ना, यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स टू कैरी ऑन योर स्टडीज, यू कैन मैनेज इट ऑन योर ओन। सो पैसा दे के पढ़ना नहीं है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल ऑनवर्ड्स, जो था बीटेक तक हो गया। इसके बाद अगर परस्यू करना है, ये आप ठान के चलो कि पैसा देकर नहीं पढ़ेंगे, स्कॉलरशिप्स हैं, स्टाइपेंड्स मिलेंगे, दैट विल बी इनफ फॉर यू टू कैरी ऑन योर स्टडीज। तो ये देखिए, जनरली लोगों को लगता है कि सिर्फ एमटेक एमई का ही ऑप्शन होता है, लेकिन हमने देखा कि और भी कई सारे अपॉर्चुनिटीज जो है गेट के थ्रू ओपन हो जाते हैं इन दी हायर स्टडीज डोमेन। अब आते हैं जॉब सेक्टर के बारे में। ठीक है, जॉब सेक्टर में अगर मैं पहला ऑप्शन के बारे में बोलूं, PSUs। ठीक है, हमारे देश में तकरीबन करीब करीब 254 कंपनीज हैं, 254 PSUs हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ PSU एंड अ नॉर्मल गवर्नमेंट कंपनी? PSU में जो है मोर देन 50% ऑफ द शेयर इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है गवर्नमेंट सेट करेगी, बाकी का जो शेयर है वो प्राइवेट फर्म्स के साथ रहता है। तो प्राइवेट फर्म के साथ अगर इतना सा भी शेयर है, दे विल वांट टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। वो जब प्रॉफिट मेकिंग मेंटालिटी आता है तो प्रोग्रेस हमेशा रहेगा, राइट? तो PSU में आपको डबल एडवांटेज मिलेगा, डबल एडवांटेज। कौन से डबल एडवांटेजेस? एडवांटेज 1 की, क्योंकि शेयर गवर्नमेंट के पास है तो आपको गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी मिलेगी एज एन एम्प्लॉय। एट द सेम टाइम प्राइवेट कंपनी जैसा माहौल भी मिल सकता है और प्रोग्रेस भी बरकरार रहेगा। दैट्स व्हाई PSUs आर वेल कवेटेड कंपनीज इन आवर कंट्री। ठीक है, अब
एवरी ईयर इन 254 PSUs में से सिर्फ 30 to 35 कंपनीज जो है रिक्रूट करती है. What they do is they sign a memorandum of understanding with the organizing institute. Who is the organizing institute in 2021? IIT Bombay. ठीक है. तो IIT Bombay के साथ ये 30 to 35 इंस्टीट्यूट 2001 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब एक अग्रीमेंट साइन करती है. फिर एक रिक्वायरमेंट लिस्ट सबमिट करते हैं ये कंपनीज की हमें क्या क्या चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट से कितने स्टूडेंट्स चाहिए, कितने एम्प्लॉइज हमें रिक्रूट कर सकते हैं इस साल. उसके बाद एक वैकेंसी लिस्ट आता है. तो मानो कि एक साल सिविल इंजीनियर वालों के लिए 10 वैकेंसीज आ गए फ्रॉम अ पर्टिकुलर PSU. अगले साल इट मे बी 5 और 15, यू डोंट नो. लेकिन बात जो है कि वैकेंसीज की जो संख्या है काफी कम है. दिस इज नॉट योर नॉर्मल मास रिक्रूटमेंट दैट यू गाइस आर यूज्ड टू सीइंग इन योर कॉलेजेस. तो इसका मतलब ये जाहिर सा बात है कि अगर आपको PSU टारगेट करना है तो आपको हाई रैंक टारगेट करना ही होगा. तो अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छा स्ट्रैटेजी फॉर्म करोगे, टॉप में से आने की कोशिश करोगे, तो PSU का जो ऑप्शन है आप इजीली पा सकते हो. यह रहा आपका PSU के ऑप्शंस. सेकंड, अगर जॉब सेक्टर में मैं ऑप्शन देखूं, वो होता है आपका कोर जॉब्स. कोर जॉब्स क्या है? व्हाट आर कोर जॉब्स? मानो कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हो, बीटेक कर रहे हो, आपके कॉलेज में मास रिक्रूटमेंट होती है, प्लेसमेंट होती है, एंड यू गेट प्लेस्ड इन सम IT कंपनी. तो उसे हम कोर जॉब नहीं कहते हैं. कोर जॉब या डिपार्टमेंटल जॉब्स, मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में से हो, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक्स ओरिएंटेड जॉब मिलते हैं, उसे हम कोर जॉब्स कहते हैं. सिमिलरली हर डिपार्टमेंट के लिए. तो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होता है ना कि कैंपस रिक्रूटमेंट से कोर जॉब्स के जो अपॉर्चुनिटीज हैं काफी फीबल है. आते हैं बट कम आते हैं. लेकिन वंस यू आर गेट क्वालिफाइड, अगर आप गेट क्वालिफाइड हो, ये ब्रांड अगर आपकी CV में मानो लग गया, ठीक है, तो ये एक ब्राउनी पॉइंट ऐड करेगा आपकी CV में. और सिर्फ ये सिर्फ ब्रांड के बारे में ही नहीं है, ऐसा माना जाता है कि अगर आप डिसेंड करते हो गेट में, तो आपका जो टेक्निकल एप्टीट्यूड है वो अप टू द मार्क माना जाता है. सो यू विल डेफिनेटली हैव एन एडवांटेज ओवर द अदर students who have applied, other participants who have applied in the recruitment process who don't have this GATE qualification point in their CV. ऐसे तो कंपनीज डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि हमें गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट से चाहिए, लेकिन ये एक एडिशनल बोनस पॉइंट होता है. प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाएंगे आपकी. ठीक है. और जॉब सेक्टर में मुझे अगर फाइनल एक पॉइंट बोलना है, वो है आपका R&D. R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट. दीज आर रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स. तो रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स में क्या रिक्वायरमेंट होता है? रिक्रूटर्स को ये भरोसा कौन दिलाएगा कि जिनको वो रिक्रूट कर रहे हैं उनके एनालिटिकल स्किल्स स्ट्रांग हैं, उनके जो टेक्निकल स्किल्स वो स्ट्रांग हैं, कुछ रिसर्च एप्टीट्यूड अप टू द मार्क है. ये कौन, कैसे ये कंपनीज वेरीफाई करेंगे? गेट में क्या टेस्ट होता है? गेट का जो एग्जाम है, गेट में यही देखा जाता है कि आपका जो बेसिक टेक्निकल स्किल्स है, थ्योरी को अप्लाई करना छोटी छोटी चीजों में, एनालिटिकल स्किल्स, रिसर्च ओरिएंटेड एप्टीट्यूड, यही टेस्ट किया जाता है गेट में. तो अगर आप गेट क्वालिफाइड हो या फिर गेट में आपने अच्छा किया है, तो ये जो R&D वाले कंपनीज है उनको ये भरोसा दिलाएंगे कि अच्छा ये जो लड़का है या फिर ये जो लड़की है, दे आर अप टू द मार्क एंड दे आर एलिजिबल इनफ टू वर्क इन R&D प्रोफाइल. तो R&D के जो जॉब्स है वो बिल्कुल ओपन हो जाएंगे आपके लिए अगर आप गेट में डिसेंट करते हो तब. तो हम ये देख सकते हैं कि हम यूजुअली सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम है, कि अगर हायर स्टडीज में जाना है, यार मुझे एमटेक करना नहीं है तो क्यों गेट दूं, या फिर PSU में नहीं जाना है तो क्यों दूं मैं गेट. लेकिन ऐसा नहीं है. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन रहेंगे. एक बार आपके पास ऑप्शंस ओपन है तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा बेस्ट ऑप्शन चुनना. ठीक है. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गेट. दैट मेक्स दिस एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कंट्री. अभी ये जो पॉइंट है कि ओके, नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग कि ये अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए कितने नंबर मुझे लाने पड़ेंगे. हमने वो गेट
के जो इंफॉर्मेशन वाले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि गेट का जो मार्क्स होता है, टोटल मार्क्स होता है, वो 100 मार्क्स का होता है। तो 100 मार्क्स में से मुझे कितने लाने हैं ताकि मेरे लिए ये सारे अपॉर्चुनिटीज जो है ओपन रह जाए। चलो देखते हैं। अगर मैं एक वर्टिकल स्केल ड्रॉ करूं स्पैनिंग फ्रॉम 0% टू 100%, तो ये जो स्केल है 0 to 100 के रेंज में कितना मुझे लाना है ताकि मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए ओपन हो जाए। अगर एक स्टैंडर्ड पेपर आया कि मीडियम लेवल का पेपर आया, तो आप ये 60 का जो है जोन आप मिनिमम पकड़ के चलो। दिस शुड बी योर बेंचमार्क, ठीक है। तो ये 60 का जो रेंज है ये आपका बेंचमार्क रहना चाहिए। तो अगर आप मानो 60 अबव स्कोर करते हो तो इस जोन में कौन से अपॉर्चुनिटीज आ गए आपके लिए? आपके लिए जो PSU का ऑप्शन है वो ओपन हो गया, आपके लिए 7 प्रीमियम IITs जो है उसके ऑप्शंस ओपन हो गए, IISc बैंगलोर ओपन हो गया फॉर ऑल दीज प्रोग्राम्स, फॉर MTech, ME, इंटीग्रेटेड MTech PhD, डायरेक्ट PhD, JRF, ये जो है ये ओपन हो गए, ठीक है। तो अगर मानो कि इससे थोड़ा कम आ रहा है, मेरा 50 के रेंज में आ रहा है, 50 to 60, तो इस रेंज में मैं अप्रोक्सीमेटली न्यू IITs पा सकता हूं, NITs आ सकते हैं मेरे फॉर हायर स्टडीज, कभी कभार ट्रिपल IITs भी काफी अच्छे ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। इससे भी अगर कम आ जाए, मानो कि 40% to 50% के बीच, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज है। तो डिफरेंट लेयर में आप देख सकते हो जो अपॉर्चुनिटीज का जो स्केल है वो डिफरेंट है। तो अगर आपको सेफ रहना है, अगर आपको सेफर साइड देखना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ये वाला जो जोन है ये टारगेट करके चलो। और ये जो जोन है ना, इसमें पहुंचना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आसानी से आ सकते हो इस रेंज में। अगर आपका स्ट्रैटेजी सही हो, अगर आप हार्डवर्क डाल रहे हो, तो इस जोन में आना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो ये वाला रेंज आप पकड़ के चलो, ठीक है। और इससे भी नीचे अगर आता है ना 25 to 30, तो ये हो गया आपका कट ऑफ। अब मैं ये जो मार्क्स का जो रेंज है, मार्क्स के बारे में जब मैं बोल रहा हूं, तो दिस इज ओनली फॉर अ स्टैंडर्ड पेपर, ठीक है। स्टैंडर्ड पेपर के हैं, अगर थोड़ा आसान पेपर आ गया तो इसके थोड़ा ऊपर हो सकता है, अगर थोड़ा हार्ड पेपर आ गया तो इसके थोड़ा नीचे जा सकता है, लेकिन हमें तो वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस साल कैसा आएगा। तो स्टैंडर्ड पेपर भी अगर हम पकड़ते हैं तो 60 का रेंज है, इज योर बेंचमार्क, यू शुड टारगेट दिस। और मानो कि ये वाला जो रेंज है कट ऑफ, अगर आसान पेपर आया तो कट ऑफ थोड़ा हाई होगा, लेकिन जनरली स्टैंडर्ड पेपर के लिए ये वाला पार्ट जो है फिक्स रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ गेट क्वालिफाई करने से भी, जो क्वालिफिकेशन दैट यू गेट क्वालिफाइड वंस यू आर अबव दिस कट ऑफ, तो ये वाला जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि गेट क्वालिफाई जो ब्रांड है, वो पॉइंट जो है आप अपने CV में लिख सकते हो। मैं जनरली सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप हाई टारगेट लेके चलो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप सिर्फ क्वालिफाई भी करते हो तो कई कई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाएगा। अगर अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम बात करें स्पेशली इन द जॉब सेक्टर, तो आपको एक ब्राउनी पॉइंट मिलेगा अबव द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन गेट और हु हैव नॉट क्लियर्ड द कट ऑफ। तो ये रह गया बेसिक स्केच, और ये जो है रेंज सबसे इंपॉर्टेंट रेंज। अब सवाल ये आता है कि अगर मुझे इस रेंज में आना है, अगर मुझे 60 प्लस स्कोर करना है, मिनिमम 60 स्कोर करना है, मैंने कहा कि काफी आसान है, मैंने ये भी कहा कि आपका स्ट्रैटेजी अच्छा होना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? व्हाट इज द स्टैंडर्ड गेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? ये अगर आपको देखना है तो हमारी गेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वाला वीडियो जरूर देखिएगा, और हाउ टू स्कोर अबव 60% वाला भी वीडियो जरूर देखिएगा। सो आई होप दिस वीडियो हैज बीन बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय।